और अब बात करते हैं 17वीं इंडियन कोऑपरेटिव कांग्रेस के उद्घाटन की। प्रधानमंत्री मोदी ने सहकारिता कांग्रेस का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को गृहमंत्री अमित शाह ने भी संबोधित किया और कहा कि सहकारिता के माध्यम से गरीबों का उत्थान, सहकारिता के क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। सहकारिता कानून में समानता के लिए काम किया जा रहा है और सरकार सहकारिता को आंदोलन बना रही है। सहकारिता मंत्रालय से सहकारिता के क्षेत्र में बदलाव और चीन के उत्पादन में 35% हिस्सा सहकारिता का है। सहकारिता के साथ युवाओं को जोड़ा जाएगा और इसमें गति लाई जाएगी। ये 17वीं इंडियन कोऑपरेटिव कांग्रेस जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया और इस दौरान सहकारिता के कामकाज के बारे में बताया गया, उसके विस्तार के बारे में बताया गया, किस तरीके से युवाओं को जोड़ा जाएगा और किस तरीके से भागीदारी बढ़ाई जाएगी, इसको लेकर बातचीत की। अब जरा सोचिए, जेपी नड्डा राजस्थान आ चुके हैं, राजनाथ सिंह राजस्थान आ चुके हैं, अमित शाह राजस्थान आ चुके हैं और अब बारी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान आने की। तारीख तय की गई है 8 जुलाई। इस दिन वो बीकानेर आएंगे। शाम 4 बजे बीकानेर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे का लोकार्पण करेंगे। बीकानेर रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट प्लान का भी वो शिलान्यास करेंगे। रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट प्लान पर जो खर्च हो रहा है, ये अनुमानित राशि है 450 करोड़ रुपए। बीकानेर रेलवे स्टेशन का नजारा होगा एयरपोर्ट जैसा। और आज केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुना मेघवाल ने जायजा लिया। मेघवाल ने पीएम के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया है, तो निरीक्षण भी हो जाएगा, शिलान्यास भी हो जाएगा, सियासी संदेश भी दे दिया जाएगा और इसको राजनीतिक तौर पर जरा समझने की कोशिश की। राजनाथ सिंह आते हैं जोधपुर संभाग के अंदर, जबकि अमित शाह आते हैं भरतपुर संभाग के अंदर। अमित शाह आते हैं उदयपुर और जेपी नड्डा आते हैं भरतपुर संभाग के अंदर और अब प्रधानमंत्री आ रहे हैं बीकानेर संभाग। आगे बढ़ते हैं। 6 साल का हुआ जीएसटी। 6 साल के सफर में राजस्व के मोर्चे पर मिली कामयाबी। अब 1.5 लाख करोड़ रुपए का मासिक राजस्व हो चुका सामान्य। शुरुआती दौर में औसतन मासिक राजस्व होता था 85,000 से 95,000 करोड़ रुपए, यानी कि लगभग इसको डबल कर दिया गया। अप्रैल 2023 में संग्रहण सबसे ज्यादा रहा, सर्वकालीन उच्च स्तर पर रहा और ये रहा था 1,87,000 करोड़ के आसपास। लेकिन कई चुनौतियां अभी भी कायम है। अब भी फर्जी तरीके से 3 लाख करोड़ की टैक्स चोरी होती है। जीएसटी पर इतना ज्यादा सर्कुलर और इससे करदाता और कर सलाहकार भी उलझे हुए हैं। कई बार वरिष्ठ अधिकारी भी नहीं समझ पाते नियम, लेकिन जितना भी नियम समझा जा रहा है उसने कम से कम बीते कुछ सालों के अंदर जीएसटी के राजस्व को 2 गुना कर दिया है। 87 से 97,000 करोड़ जो हुआ करता था उसको 1.5 लाख करोड़ से ऊपर पहुंचा दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंजूरी दी है। फूड सेफ्टी वाहन के संचालन के लिए 75 संविदा पदों पर भर्ती होगी। 25 नए फूड सेफ्टी वाहनों, चल प्रयोगशालाओं का भी संचालन होगा। इसके अलावा असिस्टेंट एनालिस्ट के 25, मल्टीटास्किंग स्टाफ के 25, वाहन चालकों के 25 पद और कुल मिलाकर 75 पद स्वीकृत किए जाएंगे। महात्मा गांधी पुस्तकालयों और संविधान केंद्रों पर पाठ्य पुस्तकों सहित मूलभूत सुविधाओं के लिए 11 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। इससे इतर अति पिछड़ा वर्ग विकास कोष में विभिन्न योजनाओं के तहत 231 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। नवीन उप तहसील और तहसील कार्यालयों के होंगे निर्माण कार्य और कार्यों में 86 करोड़ 2 लाख रुपए की लागत आई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी। और अब बात करते हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की, जिनको एक बार फिर से एक्सटेंशन दे दिया गया है। 1 जुलाई 2023 से आगामी 3 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया। केंद्र सरकार की तरफ से पुनः नियुक्ति के संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं और इसी के साथ विक्रमजीत बनर्जी, के.एम. नटराज, बलबीर सिंह, एस.पी. राजू, एन. वेंकटरमन, ऐश्वर्या भाटी को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में पुनः नियुक्त किया गया। सॉलिसिटर जनरल अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल रखते हैं सरकार का पक्ष। विभिन्न विषयों पर केंद्र और राज्यों की तरफ से
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पक्ष रखते हैं और ऐसे में तुषार मेहता को 3 साल का एक और एक्सटेंशन मिल गया है। मॉनसून झूम कर आया तो सरिस्का कोर के अंदर 3 महीनों के लिए सरिस्का के कोर को रोक दिया गया, एक तरीके से बंद कर दिया गया, ब्रेक लगा दिया गया। 30 सितंबर तक बंद रहेंगे सरिस्का के कोर रूट। पारा, लिबारी, बफर और सदर गेट से पांडुपोल रूट खुला रहेगा, लेकिन प्रत्येक बुधवार को बफर रूट भी बंद रहेंगे। एफडी, आरएन मीणा, डीसीएफ देवेंद्र जगावत के स्तर पर मॉनिटरिंग की गई और अमूमन इस फेज को मेटिंग फेज कहते हैं और इसलिए इसको बंद रखा जाता है ताकि आबादी बढ़ सके और जो इंसानों की आबादी वो उसमें हस्तक्षेप ना करे। 30 सितंबर तक के लिए बंद कर दिया। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां शिंदे और फडणवीस सरकार का 1 साल पूरा हो गया। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान आया। उन्होंने कहा कि जुलाई में मंत्रिमंडल के विस्तार की संभावना है। पिछले साल 30 जून को बीजेपी ने दिया था शिंदे को समर्थन। शिवसेना को तोड़कर मुख्यमंत्री बने थे एकनाथ शिंदे और इस महीने मंत्रिमंडल का विस्तार मुख्यमंत्री शिंदे करेंगे। अब सवाल यही है कि जो मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट का, अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे उसमें बीजेपी के कितने विधायकों को शामिल किया जाएगा और जो शिवसेना से शिंदे के साथ जोड़ते हुए आज सरकार का हिस्सा है, क्या वो कैबिनेट और मंत्री परिषद का हिस्सा होंगे? यह भी एक फॉर्मूला यकीनन होगा और उस फॉर्मूले के जरिए सामंजस्य बनाने की पूरी कोशिश की जाए। वहीं महाराष्ट्र में शिंदे और फडणवीस सरकार का 1 साल पूरा। हिंदुस्तान टाइम्स में बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस का इंटरव्यू छपा है। इसमें लिखा गया है कि अजीत पवार के साथ सरकार नहीं बनी, कोई शिकायत नहीं। पवार साहब से बातचीत के बाद हुई थी सरकार की शपथ। बाद में पवार ने समर्थन ले लिया। अब बताओ करें तो क्या करें? पवार ने डबल गेम खेला, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। आपको वो दौर याद होगा जब सुबह हिंदुस्तान के उठने से पहले देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की शपथ ली थी और वो इसलिए क्योंकि अजीत पवार से रातों रात डील हुई, समर्थन मिला। लेकिन कमाल की बात यह है कि उजाले के साथ जितनी तेजी से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बने थे, उतनी ही तेजी से उनको सत्ता से बाहर भी होना पड़ा क्योंकि अजीत पवार ने समर्थन देने से इनकार कर दिया। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करने की तैयारी की जा रही है। जस्टिस रंजन देसाई की अध्यक्षता में बनी थी 5 सदस्यों की समिति। ड्राफ्ट रिपोर्ट में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों पर फोकस किया गया है। महिलाओं के लिए शादी की उम्र बढ़ाने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा उत्तराधिकारी, बहुविवाह, लिव इन और अन्य मुद्दों पर भी विचार किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार ने मई 2022 में बनाई थी 5 सदस्यों की समिति और साल भर में समिति ने करीब 20,000 लोगों से सीधा संवाद किया। इसके अलावा समिति को कुल 2,30,000 पत्र भी मिले हैं और इन पत्रों का भी विश्लेषण किया गया है। और अब बात करते हैं भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर की, गोल्डन मैन की। धुआंधार वापसी हुई है। नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से गोल्ड जीता है। लुसाने डायमंड लीग में गोल्ड जीता है। 87.66 मीटर जो भाला फेंका गया वो सीधा जाकर गोल्ड में गड़ा। सिल्वर मेडल विनर जर्मनी के जूलियन वेबर ने 87.03 मीटर का भाला थ्रो किया और नीरज का इस साल दूसरा गोल्ड मेडल है। मई में दोहा डायमंड लीग में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं नीरज चोपड़ा और एक कहावत है कि फेंक कहां तक भाला जाए, सीधा गोल्ड से टकराए। नीरज चोपड़ा हिंदुस्तान की शान, एक और गोल्ड उनके नाम। और वहीं एक जिम्मेदारी जो बार बार बदलती है, चेहरा नहीं बदलता है, विश्वविद्यालय बदलते हैं। डॉक्टर देव स्वरूप को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय को स्थापित करने की जिम्मेदारी उनको मिली है।
राज्यपाल कलराज मिश्र ने आदेश जारी कर दिए हैं। डॉक्टर देव स्वरूप को प्रथम कुलपति नियुक्ति के आदेश जारी किए गए। अब जरा इसको समझिए। दरअसल राज्य सरकार की संस्तुति पर होती है प्रथम कुलपति की नियुक्ति। लो यूनिवर्सिटी के अलावा राजस्थान यूनिवर्सिटी के कुलपति भी रह चुके हैं डॉक्टर देव स्वरूप। और प्रदेश के लिए खुशखबरी है, क्योंकि एक वंदे भारत अभी चल रही है और दूसरी मिलने वाली है। प्रदेश को मिलेगी दूसरी वंदे भारत ट्रेन की सौगात। 7 जुलाई से शुरू होगा वंदे भारत ट्रेन का संचालन। अब ये कहां से कहां चलेगी? ये दरअसल जोधपुर को सीधे साबरमती से जोड़ देगी, यानी कि जोधपुर से साबरमती तक वंदे भारत ट्रेन चलेगी। 4 जुलाई को जोधपुर साबरमती के बीच होगा ट्रेन का ट्रायल। 3 महीने पहले राजस्थान को पहले वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली थी। प्रधानमंत्री मोदी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। लेकिन जयपुर से आगरा जाना अब महंगा हो गया है। नेशनल हाईवेज पर टोल बढ़ने से सफर महंगा हो गया है। टोल दरों में 15 रुपए तक की वृद्धि की गई है। कार, जीप और अन्य LMV 5 रुपए तक की वृद्धि हुई है। मूर्त से प्रस्ताव मंजूर हो गया है। मध्य रात्रि लागू हुई बढ़ी हुई टोल दरें। राजाथोक, सिकंदरा, अमोल और दुधावाई टोल प्लाजा पर दरें बढ़ गई हैं। अब जयपुर से आपको आगरा जाना है तो जेब पर थोड़ा भारी और पड़ेगा। और अब बात करते हैं बीजेपी के मिशन 2024 की। अगला लोकसभा हाईटेक तरीके से लड़ेगी बीजेपी। वो रूम को संभालने के लिए पेशेवर चुनाव प्रबंधकों की फौज तैयार की गई है। धरातल पर कार्य करने लगेंगे नेता और जनप्रतिनिधि, जबकि IIT, IIM से निकले दिग्गजों की सेवाएं ली जाएंगी। 6, 7 और 8 जुलाई को ईस्ट, नॉर्थ, साउथ जोन की बैठक के अंदर मंथन होगा। यानी सामाजिक तौर पर भी बीजेपी अपने आप को मजबूत करेगी और जिस सोशल मीडिया के तौर पर वो पहले से मजबूत है, वहां अपने आप को और ज्यादा मजबूत करने की तैयारी कर ली गई है। वहीं आगामी आदेशों तक जारी रहेंगे महंगाई राहत कैंप। महंगाई राहत कैंप को लेकर जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर्स को मोबाइल महंगाई राहत कैंप लगाने के निर्देश दिए गए। जिन निकायों में वार्ड में 30 जून के बाद लगने थे कैंप, वहां तयशुदा कार्यक्रम के तहत लगेंगे महंगाई राहत शिविर। विपर्जय के कारण स्थगित होने वाले कैंप का कार्यक्रम तय होगा। जिला और पंचायत समिति मुख्यालय पर लगेंगे स्थायी कैंप। प्रत्येक जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट या जिला परिषद में कैंप लगेगा और प्रत्येक सभी पंचायत समिति मुख्यालय पर भी स्थायी कैंप लगाए जाएंगे। और अब बात करते हैं फ्रांस की, जहां नाबालिग की हत्या के बाद हिंसा भड़क गई है, अनकंट्रोल हो गई। फ्रांस के कई शहरों में आगजनी, लूट, हिंसा की वारदातें सामने आई। पेरिस और दूसरे शहरों में ट्रांसपोर्ट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। एक जानकारी के मुताबिक 1000 से ज्यादा वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। हिंसा को देखते हुए क्लामार्ट शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है और हिंसा में पुलिसकर्मियों सहित सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं। करीब 1000 लोग गिरफ्तार किए गए, 79 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं और फ्रांस में 40,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। अकेले पेरिस की बात कर ली जाए तो पेरिस में 5000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। हिंसा के बीच राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों ने अपील की है, बच्चों को घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की है।